नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल 8 फोन पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, जिसमें मैं पॉलिटी के क्वेश्चन बताऊंगा आप सभी को। तो ये पूछा गया था 60 से 62वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2017 में। आइए देख लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? ऑप्शंस हैं ए उपराष्ट्रपति, बी अटॉर्नी जनरल, सी कैग जिसे हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी कहते हैं, डी चुनाव आयुक्त, या फिर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों इसका सही जवाब है अटॉर्नी जनरल। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के अटॉर्नी जनरल पद की व्यवस्था की गई है। यह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। संसद के दोनों सदनों में अटॉर्नी जनरल को बोलने का या फिर कार्रवाई में भाग लेने का जो है अधिकार प्राप्त है, लेकिन बिना मताधिकार के। ये मत नहीं दे सकता, लेकिन संयुक्त बैठक में या फिर संसद के का कोई भी सदन हो, लोकसभा या राज्यसभा, इसमें यह भाग ले सकता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय एमपी की सीट को रिक्त घोषित कर दिया जाता है यदि वह सदन से लगातार निम्न दिनों की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। ऑप्शंस हैं ए 6 माह, बी 2 माह, सी 3 माह यानी कि 90 दिन, और डी 1 वर्ष, और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब है 2 माह अर्थात 60 दिन। इससे जुड़ा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 101, याद करिएगा, इसको याद रखिएगा, 101 के अनुसार यदि संसद के किसी सदन का कोई भी सदस्य, चाहे कोई भी सदन हो, निचला सदन या फिर उच्च सदन, इसका कोई भी सदस्य 60 दिनों की अवधि तक यदि लगातार अनुपस्थित है तो उसके स्थान को रिक्त घोषित कर दिया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? यदि एक नया राज्य बनाना हो तो संवैधानिक संशोधन करना पड़ेगा, तो कैसा बहुमत चाहिए उसके लिए? इसके लिए ऑप्शंस हैं साधारण बहुमत से, या फिर ऑप्शन बी 2/3 बहुमत चाहिए, या फिर ऑप्शन सी 3/4 बहुमत चाहिए, ऑप्शन डी 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से ज़्यादा राज्यों का अनुसमर्थन भी चाहिए, या फिर ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी नहीं होगा। 3/4 बहुमत से कोई भी विधेयक पास नहीं होता है। ये बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए दिया गया है। हमारे यहाँ संशोधन की 3 प्रक्रिया है जो कि आर्टिकल 368 में वर्णित है। वो क्या क्या है? साधारण विधि द्वारा, सिंपल मेजॉरिटी द्वारा, 2/3 यानी कि विशेष बहुमत द्वारा, और तीसरा केस क्या है कि विशेष बहुमत यानी 2/3 के साथ साथ आधे से ज़्यादा राज्यों का अनुसमर्थन, है ना, यानी कि हाफ ऑफ स्टेट्स रेटिफिकेशन। तो देखिए, राज्यों का नाम बदलना हो, ठीक है, या फिर राज्यों का निर्माण करना हो, उसका सीमा, है ना, और राज्य क्षेत्र से संबंधित कोई भी संशोधन करना हो, तो ये आता है साधारण विधि द्वारा, इसको हम संशोधित करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए साधारण बहुमत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इंडियन फ्लैग से रिलेटेड। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार भारत में हर एक नागरिक को उसके निजी भवनों के ऊपर झंडा फहराने का अधिकार किस आर्टिकल के तहत दिया गया है? ऑप्शंस हैं संविधान का अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14, ऑप्शन बी संविधान का आर्टिकल 19(1)(a), ऑप्शन सी संविधान का आर्टिकल 21, या फिर ऑप्शन डी आर्टिकल 25, या फिर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है यह मैं बता देता हूँ आपको। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले 2004 में 25 जनवरी 2004 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार तिरंगा फहराना नागरिकों का, भारत के नागरिकों का मौलिक अधिकार है। इस विषय में सरकार ने कानून बनाया और
इसमें ये बोला गया कि आर्टिकल 19(1)(a) के तहत भारत का हर एक नागरिक पूरे वर्ष अपने निजी भवनों के ऊपर या फिर घरों पे वो झंडा फहरा सकता है, लेकिन तिरंगे की गरिमा को कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रिलेटेड है फंडामेंटल राइट से। आपको उन मौलिक अधिकारों का चयन करना है जो कि केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है और गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है। ठीक है, ऑप्शंस है भाषण एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी, ऑप्शन बी है कानून के समक्ष समता, ऑप्शन सी अल्पसंख्यकों के अधिकार, ऑप्शन डी जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण, और ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो अब यहाँ ऑप्शन ए और ऑप्शन सी को ध्यान से देखिए संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और इसके साथ ही आर्टिकल 29 के अनुसार अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, उनकी लिपि का संरक्षण और उनकी संस्कृति की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो ये दो ऐसे अधिकार हैं जो कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, लेकिन इसके अलावा जैसे कि कानून के समक्ष समता ये गैर भारतीयों को भी प्राप्त है, और जैसे उनके जीवन का संरक्षण और सुरक्षा ये भी गैर नागरिकों को प्राप्त है। तो इसका ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन ई। देखिए अगले क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस हैं 26 अक्टूबर, 26 नवंबर, 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त को। देखिए आपको समझना होगा, देखिए पूर्ण संविधान कब लागू हुआ था, ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण संविधान लागू हुआ था, लेकिन संविधान का अंगीकरण कब किया गया था, ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन 26 नवंबर 1949 को ही भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। 7वें प्रश्न में पूछा गया था कि लेखा अनुदान क्यों बनाया गया है। कैग की रिपोर्ट पर मतदान के लिए बनाया गया है, या फिर अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए बनाया गया है, या बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु बनाया गया है। ऑप्शन डी है बजट के लिए बनाया गया है, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। देखिए समझिए इसको, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। लेखा अनुदान को इंग्लिश में कहते हैं वोट ऑन अकाउंट। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसके अलावा और भी दो शब्द है, और दो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। एक होता है अंतरिम बजट और एक होता है पूर्ण बजट। देखिए जब मौजूदा सरकार जाने को होती है, ठीक है, तो उसके पास समय का बहुत ही अभाव होता है। लोकसभा चुनाव होने वाला होता है और समय पर्याप्त होता नहीं है पूर्ण बजट पेश करने के लिए। तो ऐसे में दो काम कर सकते हैं, या तो अंतरिम बजट पेश करती है सरकार, या फिर वोट ऑन अकाउंट का सहारा लेती है। ठीक है, इसकी व्यवस्था की गई है आर्टिकल 116 में। अर्थात लेखा आवंटन राजस्व का लेखा जोखा तो होता है, इसको हम बजट का अंग भी कह सकते हैं, लेकिन लेखा अनुदान के तहत सरकार, मौजूदा सरकार, ठीक है, जिसने 5 साल कार्य किया हो, वो कोई नीतिगत फैसला नहीं ले सकती, ना ही राजस्व में किसी तरीके का परिवर्तन कर सकती है या फिर योजनाओं में परिवर्तन कर सकती है। इसकी अनुमति नहीं है। ठीक है, इसके द्वारा सरकार को वित्त वर्ष में तब तक व्यय करने की छूट प्रदान की जाती है जब तक कि नई सरकार नहीं आ जाए, ठीक है, या फिर पूर्ण बजट पारित ना हो जाए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी लेखा अनुदान क्यों बनाया गया है? इसको बनाया गया है बजट पारित लंबित होने तक सरकार निधि आवंटन कर सके, इसके लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करते हैं। सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा या मंत्रिमंडल के द्वारा, या उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। देखिए संविधान के आर्टिकल 53 के अनुसार राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से स्वयं या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों की मदद से कर सकते हैं।
लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री को ही कार्यकारी प्रमुख कहा गया है। देखिए ये बात सही है, हालांकि कार्यपालिका शक्ति के प्रमुख जो है वरीयता क्रम में 1 नंबर पे सीट्स पे राष्ट्रपति हैं, 2 नंबर पे उपराष्ट्रपति आते हैं, लेकिन व्यवहार रूप में कार्यकारी शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाता है। और वो कैसे करते हैं अपनी शक्तियों का प्रयोग? या तो सीधे या अपने मंत्रिमंडल की सहायता से करते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट इज आपको ये बताना है भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल कौन सी है? एक सलाहकार निकाय, एक सलाहकार समिति, समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी, या फिर प्रशासनिक प्राधिकारी, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर क्या है ये देखिए, थोड़ा ध्यान से इसको भी जानना होगा। ये पंचायती राज से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही कंफ्यूज करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर शासन की स्थानीय इकाई मानी जाती है, ठीक है, और इसे प्रशासनिक ब्लॉक भी कहा जाता है, जो कि ग्राम पंचायत और जिला परिषद, ठीक है, ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की एक मध्यकरी मानी जाती है। ओके, और यह समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी के रूप में काम करती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में से निम्न में से कौन सा या फिर कौन से सूचीबद्ध हैं? ऑप्शन है सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन, समान नागरिक संहिता, छोटे परिवार का मानदंड, या फिर प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में अनुच्छेद 39 के अनुसार पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने का प्रावधान है। कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्पैरिटी नहीं, ठीक है। यदि एक तो ये बात हो गई, तो ये सही है। इसके अलावा इसी तरह अनुच्छेद 44 के अनुसार भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की व्यवस्था की गई है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी भी करेक्ट है। तो एक से ज़्यादा हो रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ई। इसके आगे एक बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपको बताना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है। ये बार बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन रिपीट होता है। यदि आप हमसे पूछे कि कौन सा क्वेश्चन रिपीट होता है, तो ये प्रियम्बल से जुड़ा क्वेश्चन ये रिपीट करता है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 46वां संशोधन, या फिर 74वां संशोधन, ठीक है। ये जो भी संशोधन है इससे जुड़ी प्रमुख बातें हैं, आप इसको सर्च करिए। लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा 42वें संशोधन में, ठीक है। अगले क्वेश्चन में उचित मिलान करना है। यहाँ पे सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उनके नंबर्स के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो सेंट्रल लिस्ट में, यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने प्रविष्टियाँ होती हैं? तो ये है 97। दूसरा है राज्य सूची में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। तो राज्य सूची में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? राज्य सूची में कुल 66 सब्जेक्ट्स हैं, 66 प्रविष्टियां हैं। और समवर्ती सूची में ऐसे 47 प्रविष्टियां हैं जिसपे राज्य सरकार और केंद्र सरकार, यूनियन और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। तो आपने सारे टॉपिक्स को देखा, बहुत ही अच्छे अच्छे जगह से क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें फंडामेंटल राइट था, पंचायती राज था, लिस्ट से जुड़े क्वेश्चन थे, है ना, और कुछ ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन थे जैसे कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, और इसको मैंने अच्छे से एनालाइज इसलिए किया क्योंकि देखिए और जगह पे क्या होता है कि ऑप्शन बता दिया जाता है, ये क्वेश्चन था, ये ऑप्शन करेक्ट होगा, फिर आगे बढ़ जाते हैं, ये क्वेश्चन था, ये ऐसे में जो है आपको समग्र जानकारी नहीं होती है। एक बात याद रखिए कि इन्हीं क्वेश्चन से, प्रीवियस ईयर्स के 5 या 10 साल के क्वेश्चन से 40% तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, यहीं से क्वेश्चन आता है। तो यदि इसका सही से आप विश्लेषण कर लें तो यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन किया जा सकता है। तो ये था 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। आगे भी मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लाता रहूँगा, पॉलिटी से रिलेटेड या फिर और भी दूसरे सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी है। तो बने रहिए हमारे साथ। मुझे सुनने के लिए थैंक यू। ग्रेट डे अहेड।